नमस्कार। कोरोना काल में जब सारी चर्चा बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर आकर अटक गई है, तब ये जरूरी लगा कि बिहार की जनता को पता चले कि बिहार लगातार हर क्षेत्र में कैसे बदहाल होता चला गया। फिर महसूस हुआ कि किसी भी राज्य के विकास के लिए, व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए, राज्य के नागरिकों के उत्थान के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? वो चीज़ है शिक्षा। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, लेकिन फिर भी जिस व्यवस्था को इतनी शिद्दत से बर्बाद किया गया उसकी चर्चा तो बनती है। पर ये चर्चा हम कुछ सवालों से शुरू करेंगे। सवाल ये कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का जिक्र आते ही आखिर क्यों हमें वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह लालकेश्वर प्रसाद और रणजीत डॉन जैसे लोग याद आने लगते हैं। सवाल ये भी कि आखिर क्यों जब बात टॉपर्स की होती है तो बिहार के अनेकों आईआईटी और यूपीएससी टॉपर्स के नाम की जगह रूबी राय और गणेश कुमार जैसे छात्र याद आने लगते हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों नालंदा विश्वविद्यालय की जगह हाजीपुर और पूरे बिहार के स्कूलों में धड़ल्ले से होती नकल की तस्वीरें याद आने लगती हैं। सवाल ये भी कि जिस राज्य में कभी दुनिया के टॉप 3 में से 2 यूनिवर्सिटीज मौजूद थीं, उसके शिक्षा व्यवस्था की मिट्टी पलीद कैसे हो गई? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के विध्वंस की वो कहानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर लीजिए और हाँ, अगर सुनने का टाइम नहीं है तो आराम से सुनिएगा, क्योंकि अगर ढंग से नहीं सुनी ना तो नुकसान आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का होगा। ये कहानी शुरू होती है 1967 से। देश चीन युद्ध और भीषण अकाल से तो पार पा चुका था, पर संयुक्त विधायक दल की सरकार के बनने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ऐसा ग्रहण लगा जिसकी छाया से हर बिहारी आज तक बाहर नहीं निकल सका है। जी हाँ, संयुक्त विधायक दल की सरकार और महामाया प्रसाद सिन्हा उस सरकार के मुख्यमंत्री। बिहार के बुजुर्गों की माने तो वो भी आपको बताएंगे कि यही वो सरकार थी जिसके शासनकाल में बिहार के एजुकेशन सिस्टम को स्लो डेथ देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन आपको तो पता ही है कि हम बिहारी कितने खुशनसीब हैं। तभी तो समय समय पर यहाँ ऐसे ऐसे युग पुरुषों का अवतरण हुआ है जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए बिना थके बिहार का सत्यानाश कर दिया। अरे माफ़ कीजिएगा, विकास कर दिया। ऐसे ही एक युग पुरुष महामाया सिंह की सरकार में भी थे। नाम था कर्पूरी ठाकुर। बिहार के भूतपूर्व और अभूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा तैयार की गई बिहार के शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोक ठाक के ठीक करने का श्रेय इन्हीं महोदय को जाता है। बकौल कर्पूरी, देश तो अंग्रेजों से 1947 में ही मुक्त हो गया था, लेकिन अभी भी ऐसे देशद्रोही मौजूद थे जो भारत और भारतीयता से गद्दारी करते हुए इंग्लिश पढ़ने जैसी देश विरोधी हरकत कर रहे थे। 1967 तक बिहार के बच्चों का भी देश के अन्य राज्य के बच्चों की तरह अंग्रेजी से कोई बैर नहीं था, मगर बिहार के बच्चों के अंग्रेजी से इस दोस्ती की खबर कर्पूरी ठाकुर को लग गई। अब कर्पूरी ठाकुर ठहरे भारत माता के सच्चे लाल, हिंद के सच्चे सेवक। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी भाषा पढ़ना कर्पूरी के लिए देशद्रोह से कम तो था नहीं। So he changed the education policy of Bihar, and for the first time he made the provision for the promotion of students from high school to college even if they failed in English। अरे माफ़ कीजिएगा, फ्लो में अंग्रेजी निकल गया। हिंदी में ही बोल देते हैं, बिना मतलब के कर्पूरी जी की आत्मा श्राप दे देगी। मतलब अब बिहार में अंग्रेजी की वही हैसियत थी जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह की थी। इंग्लिश विषय तो था पर इसकी कोई हैसियत नहीं थी। अब इंग्लिश में फेल हुआ स्टूडेंट भी हाई स्कूल से कॉलेज में बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता था। इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा पास विदाउट इंग्लिश, मतलब PWE। अब इस सिस्टम का नाम भी अंग्रेजी में ही था, इसलिए लोगों ने इस सिस्टम का नाम आम बोलचाल की भाषा में बदलकर कर्पूरी डिवीजन रख दिया। दरअसल कर्पूरी ठाकुर समाजवादी छवि बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। इसी क्रम में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्होंने PWE यानी कर्पूरी डिवीजन को लागू किया। तर्क ये दिया गया कि गांव देहात के पिछड़े और दलित बच्चों की कमज़ोर इंग्लिश उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को कम कर रही है और ऐसे बच्चे राज्य के अन्य बच्चे जो टैलेंटेड थे उनसे पीछे रह जा रहे हैं। अब सवाल ये कि जो सो कॉल्ड समाजवादी नेता अगर सच में उन बच्चों की बेहतरी चाहते थे तो वे उन्हें सरकारी खर्चे पर कोचिंग, बेहतर शिक्षक, आवासीय सुविधा इत्यादि दिलाकर उनको भी अन्य बच्चों के साथ कम्पीट करने के लायक बना सकते थे। पर इतना लोड कौन ले? कर्पूरी जी को तो बस एक खास वर्ग के वोट बैंक की चिंता थी और इस चिंता में भविष्य में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस निर्णय से होने वाले नुकसान की
कोई जगह नहीं थी। कर्पूरी जी ने ये नहीं सोचा कि कुछ सालों में वे तो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, मगर भविष्य में लाखों बिहारी बच्चों के कैरियर और उनकी अंग्रेजी को मजाक का विषय बनाकर छोड़ देंगे। ये उन्हीं का लगाया फसल है जिसने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि बिहारियों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है। बिहारी छात्रों की वाहिद ऐसी जमात है जिसे इंग्लिश बोलने के लिए केपी ठाकुर और आर.के. सिन्हा के ट्रांसलेशन की किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ये छात्र पहले ट्रांसलेशन याद करते हैं, फिर सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तब जाकर अंग्रेजी बोल पाते हैं। ये अलग बात है कि आज भी बात जब ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने की होती है तो हम बिहारी बाकी राज्यों के छात्रों पर बीसी साबित होते हैं, पर ये हमारा अपना टैलेंट है, वरना सिस्टम ने तो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा। बहरहाल लौटते हैं कर्पूरी डिवीज़न यानी PWE पर। PWE का नतीजा ये हुआ कि पहले जिस स्कूल से 100 छात्र पास हुआ करते थे वहाँ से अब 300 छात्र पास होने लगे। कॉलेज में सीट तो लिमिटेड थी, लेकिन एडमिशन के लिए लाइन लंबी होने लगी। ऐसे में शुरू हुआ जुगाड़ तंत्र का खेल, जिसकी जितनी जुगाड़ उतना जल्दी एडमिशन। एडमिशन के लिए मारामारी देखकर अपनी जाति का कवच पहने पैसे वाले लोगों ने एक नई जमात को पैदा कर दिया। जी हाँ, शिक्षा माफिया। पैसे का जोर, सत्ता की हनक, पैसों की खनक और थोक भाव में कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट डिग्री कॉलेजों को मान्यता मिलने लगी और यहीं से शुरू हुआ पप्पुओं के भी पास होने का सिलसिला। डिग्री की मंडी सज चुकी थी, शिक्षा के मूल्य नीलाम हो रहे थे, क्वालिफिकेशन अर्थ खो रहा था और डिग्रीधारी बेरोजगारों का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। और बढ़ता भी क्यों नहीं, कर्पूरी डिवीज़न का कैंसर कोरोना के स्ट्रेन की तरह म्यूटेट होकर सरकार दर सरकार फैलता रहा। कर्पूरी डिवीज़न का स्लो पॉइजन लालू के चरवाहा विद्यालय तक आते आते बिहार की शिक्षा व्यवस्था की नस नस में फैल चुका था। अब शिक्षा व्यवस्था क्लासरूम की चौखट से निकलकर भैंस की पूंछ पे जाकर लटक चुकी थी। फिर आई सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। बड़े पैमानों पर शिक्षकों की बहाली हुई, मगर बहाली के तरीके और शिक्षकों की गुणवत्ता ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कोमा में पहुंचा दिया। जो शिक्षक राज्य के लिए एसेट होने चाहिए थे वे लायबिलिटी बन गए। शिक्षक अब महज शिक्षक नहीं थे, अब नियोजित शिक्षक बन चुके थे। शिक्षकों का नाम बड़ा हो रहा था और समाज में हैसियत छोटी हो रही थी। अधिकांश नियोजित शिक्षक तो शिक्षक बनने से पहले लालू जी के चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट को जमीन पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में लगे थे कि नीतीश जी ने उन्हें खरीदी हुई डिग्रियों के बदले अचानक शिक्षक बना दिया। हालांकि इनमें भी कुछ अपवाद हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम निराशाओं के बीच सिमुलतला विद्यालय एक उम्मीद बनकर उभरा था, मगर यदि आप सिस्टम के अंग होकर सिस्टम की प्रकृति से अलग काम करते हैं तो आप सिस्टम का अंग होकर भी इसी सिस्टम के शिकार हो जाते हैं। और लगता है कि सिमुलतला के साथ भी यही हो रहा है। सरकारी तंत्र के ईगो और एटीट्यूड ने बिहार के लाखों टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो अपने घर परिवार को छोड़कर बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाएं और वहां अपने बाहर के साथियों के लिए जातिवादी और संकुचित सोच रखने वाले अपने नेताओं की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उपहास और मीम्स के सब्जेक्ट बने रहें। ऐसे ही खबरों के अंदर की फैक्चुअल और सही खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार।